जय हिंद, नमस्कार। मैं अमृत जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया एक साथ अलग अलग 3 क्राइसिस जोन में फंस चुकी है और सवाल अब ये नहीं है कि वो और कहाँ से हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगला न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहाँ से आएगा। अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने ये कहा है, सीधा नाम लेकर पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के पास जो है वो आईसीबीएम पाकिस्तान का इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो यूएस तक, जो यूएस होमलैंड है, उसको टारगेट कर सकता है। सीधे तौर से पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ ईरान। एक तरफ जो है मिसाइल, दूसरी तरफ ऑयल चेक पॉइंट और सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, जहां से दुनिया का लगभग 20% जो ऑयल है वो गुजरता है। अब कंट्रोल किसके हाथ में है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि ईरान कह रहा है कि जापानीज जो शिप हैं वो आ सकते हैं, और आप सब देख ही रहे हैं कि भारत की भी शिप्स वहां से गुजरे हैं, लेकिन जो एनिमी लिंक्ड वेसल्स हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या जो ग्लोबल ट्रेड है वो अब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से फिल्टर होने वाला है, और अब जो हॉर्मुज है वो बंद होता है, तो क्या दुनिया एक और 1970s स्टाइल जो ऑयल शॉक है वो उससे जूझने वाली है? इसी पर आज का ये डिस्कशन और आज की चर्चा। और उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो ये कि क्या पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो ओवर स्टेटेड है, या फिर ये कहें कि एक साइलेंट टेकिंग रिस्क? किस तरह से देखा जाए जो तुलसी गबार्ड की तरफ से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, क्या या फिर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उनकी आर्म ट्विस्ट करके किसी तरह से पाकिस्तान को ईरान युद्ध में इस्तेमाल करने की कोशिश सऊदी अरेबिया और यूएस दोनों मिलकर कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ना यूएस अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजना चाहता है और ना ही वो बॉडी बैग्स अफोर्ड कर सकते हैं, और सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या इसके पीछे की कहानी आपको लग रही है? देखिए, अभी ईरान ने एक चीज बोला है कि इट इज रेडी टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोल दिया है कि वो समुद्री रास्ते के अंदर जो कमर्शियल शिपिंग चल रहे हैं उसको वो टारगेट नहीं करेगा। इंटरनेशनल सी फेयरर्स जो है उनको उनकी सेफ्टी को ख्याल रखेगा। और इसका उन्होंने तब अग्री किया जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने इरानियन प्रेसिडेंट से बात की। इसके बाद इरानियन प्रेसिडेंट ने एक तरह से ऐलान किया कि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं। आप देखिए कि जापान की शिप्स को वो अलाउ करना चालू कर दिया है। जापान अपना 90% जो उनका क्रूड ऑयल सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट से आता है, वेस्ट एशिया से आता है। साउथ कोरिया जो अनदर एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, उसने वो भी बात कर रहा है ईरान के साथ कि आप हमें भी जो ऑयल सप्लाई है वो हमारी शिप्स को भी आप परमिशन दे दीजिए। तो ये एक तरह से आप देखिए कि ईरान बन चुका है अ डिफैक्टो किंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब अमेरिका उधर अपने ट्रूप्स उतारना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी ट्रूप्स उतरे, और वो पाकिस्तान को यूज करना चाहता है। पाकिस्तान को इसके लिए यूज करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें पाकिस्तान की ट्रूप्स, पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तान के वॉरशिप्स, एवरीबडी विल टेक केयर ऑफ सऊदी सिक्योरिटी, उनके ऑयल फील्ड्स, उनके पैलेसेस, उनकी टेरिटरी का। अगर पाकिस्तान जो है इस वॉर में उतरता है तो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा। अब पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां का जो बॉर्डर है 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो शेयर करता है ईरान के साथ। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है कि यूएस प्लान कर रहा है कि जो इन्वेजन है वो इराक, पाकिस्तान और एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के थ्रू वो शायद करने वाला है। ईरान के अंदर अजरबैजान मेरे ख्याल से वैसे ही रहेगा। तो ये एक तरह से 3 तरफ इन्वेजन करने की प्लान चल रहा है। अगर ये प्लान कोई कारण से अगर फुलफिल भी नहीं होता है तो अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो मिडिल ईस्ट में रहेगी, वो वेस्ट एशिया में रहेगी। देखिए, अमेरिका ने एक्चुअली देखा जाए तो ईरान के अंदर इतनी बमबारी कर दी है कि अगले वो 5 साल तक मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता।
अब वो बात न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं है, अब बात हो गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फ्री नेविगेशन की। वहां पर अनइंटरप्टेड नेविगेशन चाहता है ये गल्फ के जो स्टेट्स है, और अमेरिका चाहता है कि वहां पर अनइंटरप्टेड नेविगेशन आ जाए। तो उसी के मद्देनजर ये युद्ध अभी होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नेविगेशन और सप्लाई के लिए। इसके लिए अमेरिका प्लान कर रहा है कि वो खरगी आइलैंड को, जिसको उन्होंने बम्बार्ड किया था और ईरान की 90% जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है उस आइलैंड के थ्रू होती है, उसके ऊपर कब्जा करके इट विल यूज इट एज ए नेगोशिएशन टूल। दिस इज द प्लान ऑफ अमेरिका। मेरा ये मानना है कि अमेरिका ये ट्रूप्स जो है जो एकत्रित कर रहा है ईरान के लिए तो कर ही रहा है, पर फ्यूचर में वो पाकिस्तान के अंदर भी यूज करेगा, पाकिस्तान को भी डीन्यूक्लियराइज कराएगा। देखिए आप समझ जाइए, ईरान ने अभी तक सिर्फ 60% वो अपने जो 441 किलो जो उनके पास यूरेनियम है उन्होंने 60% एनरिचमेंट किया था। अब पाकिस्तान जो है वो एक तरह से एक मर्सिनरी स्टेट बन चुका है, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर सऊदी अरेबिया, टर्की और बहुत सारे नेशंस की एक तरह से आंख है। एक और एक चीज है, पाकिस्तान इंटरनली अनस्टेबल हो चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो है कभी भी वहां के आतंकवादियों के हाथ में आ सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि कल अगर तालिबान के हाथ में पाकिस्तान के बॉम्ब लग जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो क्या हो सकता है। तो अमेरिका इसी से बचने के लिए अब वो डीन्यूक्लियराइजेशन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी पर भी वर्कआउट कर रहा है, जिसमें अगर पाकिस्तान मानता है तो उसको रहना दिया जाएगा, नहीं तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाया जाएगा। इसराइल ने ऑलरेडी बलूचिस्तान के ऊपर जो स्टडी प्रोजेक्ट है वो चालू कर दिया है। और ये भी बात हो रही है कि टर्की जो है जो इतना मतलब एग्रेसिव स्टैंड ले रहा है इसराइल के अगेंस्ट, तो नेक्स्ट बारी जो होने वाली है वो पाकिस्तान और टर्की की हो सकती है। ये एक तरह से रियलिस्टिक चांस है। इसराइल को अभी एक तरह से आप देखिए, जो भी इसराइल की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है इसराइल उनका काम समाप्त कर देता है, वो रिएक्शन के लिए वेट नहीं करता, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। सो मेरा ये मानना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन फोर्सेस जा रही है तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर भी रहेगी, और मिडिल ईस्ट के अंदर वो रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और उस पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। दिस इज द रियल गेम प्लान। और तुलसी गबार्ड ने एक तरह से थ्रेट जो है, तो शायद ये भी हो सकता है कि ईरान ने अपने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर दिए हैं, और पाकिस्तान की जो धरती है सीपेक के द्वारा चाइना वहां पर मिसाइल भेज रहा है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे के लिए कहीं भी मुचरा कर सकता है, आसिफ मुनीर अपने देश को भी बेच सकता है, ये सबको मालूम है। तो इसी मद्देनजर आप ये देखिए कि अमेरिका और इजराइल अभी साथ में मिलकर वो ग्लोबल सिक्योरिटी जो ऑर्डर है उसको चेंज कर रहे हैं, और इजराइल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका को। और इजराइल को भी मालूम है जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करवा सकता है। रिपब्लिकन जब भी रहते हैं वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, पर जब भी ये डेमोक्रेट्स आते हैं तब उनका सपोर्ट नहीं होगा। दिस इज द बेस्ट चांस। तो इस टाइम पे वो कुछ ना कुछ करेंगे। ईरान को एक तरह से उन्होंने ध्वस्त कर चुके हैं। आप देखिए 23 दिन वॉर किया है, इतने सारे बॉम्ब डाले हैं। हमको इजराइल के न्यूज आती है, पर ईरान के अंदर न्यूज सेंसरशिप है, वहां पर भी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। इवन तेहरान के अंदर हुआ है, सब जगह हुआ है। तो ये जो मेरा मानना है कि अगले 5 साल तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लग जाएगा। इनको जो ऑयल डिपोट्स हुए हैं जो ध्वस्त हुए हैं, इनकी जो गैस फील्ड्स हैं उनको वो भी जो खत्म हो चुके हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। द रीबिल्डिंग एफर्ट एटलीस्ट 5 years। तो इस अच्छा उमेश जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ईरान को लेकर पूछना चाहती हूँ कि ईरान जो है वो सिलेक्टिव एक्सेस देकर क्या जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज कर रहा है? देखिए सब लोग अपने हिसाब से अपनी जो शक्ति है वो वेपनाइज करते हैं। अमेरिका डॉलर को यूज करता है, अमेरिका स्विफ्ट बैंकिंग को यूज कर रहा है। तो ईरान के लिए एक तरह से दिखाने की, एक तरह से उन्होंने पहले उसको वेपनाइज किया, अब वो कंसेशन दे रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये वॉर हमारे ऊपर थोपा गया है, अमेरिका द्वारा थोपा गया है, हम आपके दुश्मन नहीं है। इसके लिए देखिए जापान को अलाउ कर रहे हैं, साउथ कोरिया से अलाउ कर रहे हैं, इवन फ्रांस एंड जर्मनी आर स्पीकिंग टू ईरान कि आप हमें हमारी शिप्स को छोड़ दीजिए।
ये जो सेलेक्टिव एक्सेस है जो ईरान दे रहा है, वो एक तरह से बहुत ही सोची समझी कैलिब्रेटेड जो मूव है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा, जिसमें अमेरिका की जो धमकी है कि जिन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुल्ली ओपन कर लीजिए, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे। ये एक तरह से अमेरिका का जो थ्रेट है उसके अगेंस्ट उन्होंने काउंटर मूव किया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर कुछ होता है, अगर अमेरिका कल ईरान के पावर स्टेशंस पे हमला करता है, तो ईरान के पास एक बचने का तरीका है रहेगा। ईरान बोल सकता है कि मैंने तो ऑफर कर दिया था, ये जो वॉर जो है अमेरिका ने एस्केलेट किया, इसके लिए मुझे जवाबी कार्रवाई करनी है। तो ये मेरा मानना है कि ये युद्ध जो है धीरे धीरे एस्केलेट होता जा रहा है। और नेक्स्ट 1 वीक टू 10 डेज आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेरिका की जो मराइन फोर्स है, जो उनकी 82nd रेजिमेंट है, उनकी जो मराइन यूनिट है, वो भी पहुंचने वाली है। 7 से 10,000 मराइन्स आने वाले हैं। और ये भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी 24 तारीख 5:15 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने थ्रेट दे दिया है। अब ये ट्यूसडे से क्या होगा, वी डू नॉट नो। अगर ये जो थ्रेट बढ़ता है तो आप ये देखेंगे कि पावर जो प्लांट पे अगर स्ट्राइक करेगा अमेरिका, तो ईरान रिटेलिएशन के अंदर डीसैलिनेशन प्लांट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अंडरग्राउंड सी केबल्स हैं जिसके थ्रू डेटा पास होता है, उसको भी काट देगा। 2024 के अंदर आपको बता देता हूं अंबर जी, हुतीज ने भी वो अंडरग्राउंड केबल काटे थे, जिसके कारण इंटरनेट स्लो डाउन हो चुका था एशिया और अफ्रीका के अंदर। 90% जो डेटा जो वर्ल्ड का जाता है वो इसी के रूट के थ्रू जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्न कोस्ट में जितनी भी हमारे स्टेट्स है, इमीडिएटली वहां पर इंटरनेट आउटेज आ सकता है। दिस इज रियल पॉसिबिलिटी। और मेरा ये मानना है कि एक तरह से लोगों को कैश भी रखने की जरूरत है। बैंक में जरूर आप रख रहे हो, आप यूपीआई यूज कर रहे हो, पर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आईआरजीसी या हुती या हिजबुल्लाह ने वापस उधर अटैक कर दिया, तो वर्ल्ड ओवर एक आउटेज हो जाएगा और आप उसको रिपेयर करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। ये भी बता देता हूं, इतना इजी नहीं है इसको करना। तो आउटेज हो सकता है और हमें इसके इवेंचुअलिटी के लिए पहले से ही वी हैव टू टेक ऑल द करेक्टिव एक्शंस। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा उमेश जी, अब मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि क्या ये सारे जो क्राइसिस हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सब मिलकर एक ग्लोबल कन्फ्रंटेशन का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर रहे हैं? कुछ बड़ा उबाल आ सकता है इस सबसे मिलकर? देखिए, सारा चीज जो है ऑयल के प्राइस बढ़ाने का है। कोविड के बाद 2022 के अंदर ऑयल का प्राइस जो था $30 पे सेटल डाउन हो चुका था। यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण $65 तक आ चुका था। इस वॉर के कारण न्यू नॉर्मल $100 हो चुका है। ये तो आप देखिए, इसमें फायदा किसको है? इसमें फायदा हो रहा है अमेरिका को, फायदा हो रहा है कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, रशिया को, इन सब लोगों को फायदा है। अमेरिका के पास वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व्स है, जो ट्रेड ऑयल का युआन में हो रहा है वापस डॉलर में चालू हो चुका। ईरान की ऑयल की कैपेसिटी जो युआन में बेच रहा था कंप्लीटली ध्वस्त कर चुके हैं। जो गैस कतर से जा रहा था वो डिवास्टेट हो चुका है। यूएई का जो रिफाइनरीज है और उनके गैस फील्ड्स हैं वहां पर भी हमला हुआ है। कुवैत में हुआ है, फिर बाद में बहरीन में हुआ है। सब जगह एक तरह से कंप्लीट मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑयल रेवेन्यूज मिडिल ईस्ट की है वो ठप हो चुकी है। उसके साथ नॉन ऑयल रेवेन्यूज जो टूरिज्म या लॉजिस्टिक्स, कार्गो और एविएशन सेक्टर है वो भी इफेक्ट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो होने थे वो इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट जो है, इसको उभरने में मिडिल ईस्ट को कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे नॉर्मलसी आने के लिए। बट आप ये देखिए कि इसमें फायदा जो है अमेरिका का हो रहा है। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इनको फायदा हो चुका है। इन्होंने अभी अप्रूव किया है, दे हैव अप्रूव्ड सेल ऑफ वेपनरी टू सऊदी अरेबिया, यूएई एंड जॉर्डन। मतलब उन्होंने बोल दिया कि आप वापस वेपनरी ले सकते हो। यूएस कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया है।
तो आर्म्स लॉबी को फायदा हो चुका, और जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा उसका जो रिकंस्ट्रक्शन होगा वो अमेरिकन फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। वॉल स्ट्रीट फर्म्स जो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन हो रहा है वो बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए एंटायर जो चीज है वो अमेरिका को फायदा हो रहा है। अमेरिका वॉर्स क्रिएट करता है और उसके पास अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट करने की कैपेसिटी है, और उस डॉलर को हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी ट्रेड, जिसमें हम सब्सिडाइज करते हैं अमेरिकन पीपल का कंजम्पशन। वहां पे इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में आता है। तो अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड को ट्रैप करके रखना चाहता है, वो मानेगा नहीं। एनीबॉडी विच चैलेंजेस द हीजीमनी ऑफ डॉलर, तो वो छोड़ेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल भी दिया है कि डी डॉलराइजेशन और यूएनाइजेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे, और वो इसके लिए सारे विश्व को एक तरह से युद्ध के अंदर झोंकने को तैयार हो चुके हैं। अब मेरा ये मानना है कि टेम्पररी कुछ पीस आ सकता है। लोग बात कर रहे हैं ईरान के साथ, बट सबसे बड़ी बात है क्या डोनाल्ड ट्रम्प को कौन समझाएगा। सबसे बड़ी बात ये है नंबर जी, द प्रॉब्लम इज नॉट ईरान, द प्रॉब्लम इज डोनाल्ड ट्रम्प। और उससे भी ज्यादा इजराइल के अंदर हो रहा है। इजराइल के अंदर जो वहां पर कम से कम जो 20 लोगों की मारे जाने की न्यूज आ रही है, क्योंकि वहां पर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना, जो उनकी सिटी है जहां पे न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं इजराइल के, उसको स्ट्राइक किया है। तो इजराइल ने भी, इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर भी हमला हो चुका है, वहां पर भी रिफाइनरी बर्न हो रही है। तो आप ये देखिए इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को नुकसान हो रहा है, और इजराइल भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स है अमेरिकन आर्म्स के लिए। तो सब जगह से अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का आर्म्स, अमेरिका के रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स, सब जगह उनको ही फायदा हो रहा है। और अल्टीमेटली अमेरिकन वॉल स्ट्रीट फर्म्स जैसे ब्लैक रॉक, स्ट्रीट, वैनगार्ड, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप, इन सबको फायदा होने वाला है, क्योंकि वॉर के रिकंस्ट्रक्शन सब जगह इनके सारे कंपनीज में स्टेक है। वॉर इज अ बिजनेस फॉर देम, उनको ह्यूमन कैजुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट आई गेदर। बट ईरान ने एक तरह से, मेरा ये मानना है, आई विल अप्रिशिएट द इरानियन लीडरशिप टू ऑफर कंसेशन टू फ्रेंडली कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, अभी जापान के साथ उन्होंने जो कंसेशन दिया है, और साउथ कोरिया ने भी उनको एप्लीकेशन दिया है। तो दिस इज अ वेरी दिस मूव बाय ईरान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, और भारत को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए फॉर ऑन दिस गेस्चर। देखिए भारत ने क्रिटिसाइज भी किया ईरान को, और इरानियन लीडरशिप ने इसको सही ढंग से लेके बाद में वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास गए हैं, और उन्होंने बोल दिया कि हम फ्रेंडली कंट्रीज को अलाउ करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड बाय इरानियन लीडरशिप, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एनर्जी चोक पॉइंट और जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एक लाइन में आता हुआ नजर आता है, तो इतिहास का सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी तरह से उनकी शुरुआत होती हुई नजर आती है। और ये जो सिर्फ हमें नजर आ रहा है, ये सिर्फ रीजनल टेंशन नहीं, बल्कि ये हमें कहना चाहिए कि न्यूक्लियर एंजाइटी, एनर्जी वॉरफेयर और जो ग्लोबल पावर स्ट्रगल है, उसका एक डेंजरस इंटरसेक्शन यहाँ से बनता हुआ नजर आता है। और अगर ये कंट्रोल है उससे बाहर जाता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। उमेश जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।